हेलो स्टूडेंट्स। आज हम दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। पहला है हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब भी हम इक्विलिब्रियम की यहाँ पर बात करेंगे तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात होगी। सिस्टम इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स में जब हम बात करेंगे तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात हो। दूसरा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हम कब कहेंगे कि कोई सिस्टम हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, उसे हम कब कहेंगे? जब वो इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल, फेज। यदि ये इन चार में कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम उसको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है थर्मल। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होना। दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना और तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम में होना और चौथा है फेज इक्विलिब्रियम में होना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। सपोज करो कि हमने दो सिस्टम को एंटर कराया। एक सिस्टम 1 एंटर कराया और एक सिस्टम 2 एंटर कराया। सिस्टम आपको पता है, हमने पहले पढ़ा है, फ्यूल वगैरह जो हमारा होता है या जो वर्किंग सब्सटेंस है वो, या जिस पर हम स्टडी करेंगे वो, उसको हम सिस्टम कहते हैं। सपोज करो हमने गैस को एंटर कराया है। यहाँ पर एक गैस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी गैस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। इसने एंटर किया, इसने एंटर किया। तो 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा यहाँ पर? ये आपस में मिक्स तो होंगी ही होंगी, प्लस में इनका टेम्परेचर एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेगा जिसके बाद वहां पर किसी तरीके का टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस क्या करेगी? ये अपने टेम्परेचर को राइज करेगी। 10 डिग्री सेल्सियस वाली अपने टेम्परेचर को राइज करेगी और जो 20 डिग्री सेल्सियस की गैस है वो अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी और कोई टेम्परेचर टी को ये दोनों अटेन करेंगे और फाइनल में हमें इस मिक्सचर का टेम्परेचर टी मिलेगा। लेट्स से ये 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यही तो होगा। तो जब कंप्लीटली, पहले क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये थर्मली इक्विलिब्रियम नहीं थे क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस था। यहाँ पर ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 10 डिग्री सेल्सियस पर है। लेकिन टाइम जैसे ही पास होता है ये मिक्स होंगे, मिक्स होके टेम्परेचर को बैलेंस करेंगे। क्योंकि बैलेंस करने के लिए इसको ऊपर जाना पड़ेगा, इसको नीचे आना पड़ेगा, बीच में कोई टेम्परेचर होगा, टी पर आकर ये रुक जाएंगे। लेट ये हमारा 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दोनों। अब इसके बाद जब टोटली यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस
15 डिग्री सेल्सियस, 15 15 ये हो जाएगा, यानी कि ये जो T है T इज इक्वल टू 15 15 होगा। इसके बाद यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा टेम्परेचर का। और ये टेम्परेचर कैसे हुआ, आपस में इन्होंने हीट को एक्सचेंज किया है, हीट एक्सचेंज। जो हायर टेम्परेचर गैस थी उसने हीट को एक्सचेंज कर दिया है लो टेम्परेचर गैस के साथ, उसको ट्रांसफर किया है, तो टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। और वो हमारा आ गया, जो हमने माना है कि 15 पर आ गया है, तो वो कंप्लीटली पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा 15 डिग्री सेल्सियस है वो थ्रू आउट द सिस्टम हो जाता है। और सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर एक्सचेंज, हीट ट्रांसफर की वजह से टेम्परेचर एक्सचेंज होता है, और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पर हमारा सिस्टम आगे के प्रोसेस को होल्ड कर देता है। और वो कहाँ आता है, 15 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो होल्ड कर जाए। सेम यही चीज यहां पर आप देखिए, टेम्परेचर आपको पता है 10 डिग्री सेल्सियस है गैस का, और ये 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन प्रेशर भी हम यहाँ पे डिफरेंट कर देते हैं, 1 पास्कल 2 पास्कल, हमने इसको एंटर कराया। तो एंटर किया 1 पास्कल, यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड था तो टेम्परेचर को कंसीडर किया, यहाँ पर प्रेशर से रिलेटेड है तो प्रेशर को कंसीडर करेंगे, और ये 2 पास्कल। तो दो गैसेस, दो सिस्टम, एक 1 पास्कल पर है, एक 2 पास्कल पर। तो जैसे ही टाइम पास होगा तो ये क्या करेंगे, आपस में एक प्रेशर को मेंटेन करेंगे। जो हायर प्रेशर की साइड है उधर लोअर प्रेशर की साइड में हायर प्रेशर मूव कर जाएगा, और ये फाइनली एक सिंगल प्रेशर को अटेन करेंगे। तो क्या होगा, 1 पास्कल जो है हमारा और 2 पास्कल, सेम वही 1 पास्कल वाला इंक्रीज हो जाएगा, 2 पास्कल वाला को डिक्रीज होना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करना है। लेट्स से ये 1.5 इनका फाइनल प्रेशर हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है, 1.5 पास्कल, ये बढ़ा और ये घटा। अब एज ए होल यदि हम सिस्टम को देखें तो कंप्लीटली सभी का 1.5 पास्कल प्रेशर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या कि इनसाइड द सिस्टम वहां पर हमारा प्रेशर, वो इरेगुलर नहीं हो, यदि इरेगुलर, तो उसको फिर हम, क्योंकि 1.5 पास्कल आने के बाद आगे जो प्रोसेस होगा वो नहीं होगा, वो हॉल्ट कर जाएगा। हालांकि इस टाइम में टेम्परेचर भी बैलेंस होगा, लेकिन हमें अभी टेम्परेचर तो हमने कर लिया पहले ही, सेकंड में हमने प्रेशर को कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रेशर आपस में एक्सचेंज होकर बैलेंस हो जाता है, और सिस्टम हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि जो ये प्रेशर है हमारा, इसको हम यहां पर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, क्योंकि जितना भी प्रेशर है जो यूज किया जाता है उसको हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, या मैकेनिकल वर्क को प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब हम प्रेशर एक्सचेंज की बात करें तो उसको हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ जाना है।
तो जब हम कहेंगे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो यदि सिस्टम के अंदर प्रेशर वेरिएशन नहीं है, क्या नहीं है, प्रेशर का वेरिएशन नहीं है। प्रेशर वेरिएशन, तो यदि प्रेशर वेरिएशन नहीं है सिस्टम के अंदर, तो वो हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ऐसा सिस्टम हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। थर्ड वन आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसे कि नाम ही है इसका, केमिकली। केमिकली ये होना चाहिए, यानी कि जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द सिस्टम एक सी होनी चाहिए। फिर से उसी पर आइए, 10 डिग्री सेल्सियस, 1 पास्कल, ठीक है, और ये हमने ली है नाइट्रोजन, ठीक है। यहां पर हमने ली है 20 डिग्री सेल्सियस, 2 पास्कल। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं क्या होता है। और ये हमने लिया है ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये आपस में यहां तक क्या है, दोनों की कंपोजिशन अलग है। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना है, यहां पर कंपोजिशन डिफरेंट, ऑक्सीजन की अलग, ठीक है, और नाइट्रोजन की अलग, ठीक है। ये कुछ इम्प्योरिटीज के साथ है, सपोज करो ये कुछ इम्प्योरिटीज के साथ है। तो जब हम इसको एज ए होल सिस्टम करेंगे कंप्लीट, तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगी, मिक्स हो गई, और मिक्स होके एक न्यू सब्सटेंस यहां पर फॉर्म हो गया, या हम कहें न्यू सिस्टम यहां पे बन गया है। दो सिस्टम आपस में मिले, दो सिस्टम आपस में मिले जिनकी केमिकल कंपोजिशन अलग है, यहां पर मिक्स हुए और एक न्यू सिस्टम बन गया। और उस सिस्टम की वो कब तक मिलते रहेंगे, ये दोनों कब तक मिलते रहेंगे, जब तक कि ये आपस में बराबर ना हो जाए। किस रेस्पेक्ट में, कंपोजिशन की रेस्पेक्ट। कोई एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर ये हॉल्ट कर जाएंगे और ये एक मिक्सचर बन जाएगा। या हम कहें कि नाइट्रोजन अलग प्रोपोर्शन में है, ऑक्सीजन अलग प्रोपोर्शन में है, तो भी मिक्सअप होगा। वहां पर केमिकल कंपोजिशन जिसका ज्यादा प्रोपोर्शन होगा वो उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आफ्टर मिक्सिंग जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे आके हॉल्ट कर जाएगा कि उसके बाद वहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो। तो इसको हम क्या कहते हैं कि केमिकली इनर्ट हो जाता है, केमिकली इनर्ट हो जाना। जो मिक्सिंग करनी थी हो गई, अब उसके पास कोई स्पेस नहीं है कि और मिक्सिंग कहां से करें, जो इतना बैलेंस होता बैलेंस हो चुका है। तो फिर वो आपस में केमिकली मिक्स नहीं होते, क्योंकि वो कंप्लीटली ऑलरेडी ही मिक्स हो चुके हैं। तो इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें फेज आता है, जैसे कि नाम है इसका फेज, तो 2 फेज हो गया। सपोज लिक्विड वाटर, एक सिस्टम है लिक्विड वाटर और एक है हमारा वेपर। वेपर को हम वाटर वेपर ही कहते हैं, तो लिख देते हैं वाटर वेपर है। इसने एंटर किया किसी टेम्परेचर के साथ,
ऑलरेडी पढ़ा। किसी प्रेशर के साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहां तो केमिकल कंपोजिशन है ही अलग, तो केमिकल कंपोजिशन अलग, केम 1 केम 2। लिक्विड जो है हमारा उसमें ऑक्सीजन कम होता है, वेपर है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। या हम कहें लिक्विड जो है उसमें एयर कम है, जो वेपर है उसमें एयर ज्यादा है, उसमें एयर भी एक पार्ट हो जाता है वेपर के साथ। तो जब लिक्विड और वेपर दो फेज है, लिक्विड और वेपर ये आपस में मिलेंगी तो सोचिए क्या होगा। होगा ये कि जो वेपर के अंदर हीट है वो ट्रांसफर, क्योंकि इसका टेम्परेचर लो होगा, ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड है तो टेम्परेचर कम, तो टेम्परेचर भी कम होने की कोशिश करेगा, तो ये हीट इसको प्रोवाइड की जाएगी। जब हीट इसको प्रोवाइड की जाएगी तो ध्यान रखना यहां पर कि इस वेपर का कुछ वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। तो जो वेपर मास है, मास ऑफ वेपर, वो डिक्रीज करेगा और लिक्विड का मास इंक्रीज करेगा, क्योंकि कंडेंस होके कहां जाएगी, कंडेंस होके इसी लिक्विड में मिल जानी है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां हम बात कर रहे हैं कंडेंस होने की, दो सिचुएशन आएगी। यहां तो हमने बात की कंडेंस हो गया, क्योंकि हम कहते हैं कि वेपर का टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं था, कंडेंस हो गई तो ये मास का एक्सचेंज हो गया, इसने अपना कुछ हीट दी, हीट देने की वजह से टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, तो इस वेपर का कुछ हिस्सा कंडेंस होकर लिक्विड में मिक्स हो गया। लेकिन एक स्टेज जाने पर वो हॉल्ट कर गया और उसके बाद फिर कोई एक्सचेंज देखने को नहीं मिला, तो वेपर भी है उसके अंदर, लिक्विड भी है, अब लेकिन कोई एक्सचेंज देखने को नहीं मिला। तो जब ऐसी स्टेज पहुंच जाती है कि मास एक्सचेंज हो चुका है लेकिन अब आगे एक्सचेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आगे कब होगा, यदि वो उसको हीट दे सके तभी तो, लेकिन वो जब ऑलरेडी उसमें आ चुके हैं आगे वो उसको कंडेंस हो नहीं सकती, जितना होना था कर दिया, तो बाकी जो बचा वो भी हमारा एक फेज इक्विलिब्रियम हो जाता है, फेज इक्विलिब्रियम, क्योंकि आगे कोई प्रोसेस नहीं चल रहा, कुछ पार्ट ही मास का कंडेंस हुआ उसके बाद। दूसरा ये भी ध्यान दीजिए, अब मन में आ रहा कि यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो तो, सही बात है, टेम्परेचर हाई होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि, इसको हटाइए, लिक्विड वेपर, यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, नहीं हो रहा कंडेंस, उल्टा लिक्विड को वेपराइज कर रहा है, वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मास डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट हो गया है। और वेपर जो ऑलरेडी थी उसका मास इंक्रीज हो गया, लेकिन हुआ क्या है, एक्सचेंज क्या हुआ है, अल्टीमेटली एक्सचेंज हुआ क्या, एक्सचेंज हुआ है मास, एक्सचेंज हुआ है मास, चाहे वेपर लिक्विड में चेंज हुई है या लिक्विड वेपर में चेंज हुआ है, लेकिन पार्ट में, कंप्लीटली भी हो सकता है, लेकिन हम
इसको समझने की कह रहे हैं कि जहां पर मास का एक्सचेंज रुक जाए। एक तो पॉइंट आएगा ऐसा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर एक्सचेंज रुक जाएगा, उसके बाद वो नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा या तो वेपर इसमें होगी या लिक्विड इसमें होगा, तो वेपर उतने तक हो गए जितने तक लिक्विड को रिक्वायर था, और लिक्विड उतना हुआ जितना वेपर ने उसको हीट अप किया। एक इतना लेवल ऑफ टेम्परेचर तो रहना पड़ेगा कि वहां से फिर ये इसको हीट नहीं देगा, इसको वेपराइज नहीं करेगा, तो बाद में कुछ ना कुछ मास बच जाएंगे दोनों के। तो एक का डिक्रीज हुआ, एक का इंक्रीज हुआ, तो मास एक्सचेंज। तो यानी कि यहाँ क्या हुआ, मास स्टे करता है एक टाइम के बाद, फिर मास स्टे इन इक्विलिब्रियम। हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि फेज इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों फेज एक सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, मास बैलेंस हो जाता है, मास बैलेंस होता है, क्योंकि आगे जो प्रोसेस है मास एक्सचेंज का वो नहीं होता। तो यदि वो नहीं होता है तो उसको हम फेज इक्विलिब्रियम में कहते हैं उस सिस्टम को। और यदि ऐसा सिस्टम जो इन चारों चीजों में इक्विलिब्रियम में है, इन चारों को सेटिस्फाई करता है, उसको हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब आगे चलते हैं, और ये है हमारा लास्ट जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जेरोथ लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है, उसको और किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। तो क्या कहता है जेरोथ लॉ, जेरोथ लॉ कहता है कि दो बॉडी है हमारी ए और बी, ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बहुत सिंपल सा रूल है ये। दो बॉडी ए और बी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ये जो ए बॉडी है ये एक तीसरी बॉडी सी उसके साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ कहता है कि बी और सी ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब आपको लग रहा है कि अरे हाँ ये तो होएगा ही, सिंपल सी बात है। हाँ सिंपल ही है, ये लॉ ही सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसको तो कोई भी बता सकता है, जब ये टेम्परेचर में बराबर है, ये इसके साथ टेम्परेचर में बराबर है, भले ये आपस में सेपरेट हैं लेकिन फिर भी ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम 10 डिग्री सेल्सियस इसका, 10 डिग्री सेल्सियस इसका थर्मल इक्विलिब्रियम, इसके साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो जब 10 इसका है तो 10 इसका होगा, इसका 10 है 10 इसका, तो क्या वेरिएशन आया, कुछ भी नहीं आया। तो इसको भी हम कह सकते हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है सभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे। अब आगे जो हमारी कुछ टर्म्स आएंगी उनको हम आगे आगे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे क्लियर करते रहेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि बुक्स की आप बात करते हो तो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर एक सेंजल एंड बॉल्स
एक शॉन्टैग है, RE शॉन्टैग, PK नाग, एड्रियन बीजन, ये एडवांस्ड है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको लगभग सभी इस बुक में मिल जाएगा। तो यदि आपको डेफिनेशन पे जाना है, एग्जाम पर्पज के लिए डेफिनेशन लिखनी है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि सेंजल एंड बॉल्स बेस्ट बुक, आप इसको कर सकते। सेकंड वन PK नाग। तो यहां पर हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बताएंगे, बाकी जो डेफिनेशन वगैरह है एग्जैक्ट आपको बुक्स में मिल जाएगी। तो ओके, थैंक यू।